जय हिंद दोस्तों क्या इस बार आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और अपना सिलेक्शन यदि पक्का करना चाहते हैं तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं हिंदी और संस्कृत पेडागोजी की बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां और अन्य जो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं उससे संबंधित अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसे आपके पेपर में आते हैं। हिंदी भाषा के पेपर हिंदी भाषा में आते हैं, संस्कृत के पेपर भी पेडागोजी के संस्कृत भाषा में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल उसी क्रम में उसी टाइप में बिल्कुल मॉडल पेपर टाइप हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं। एक एक प्रश्न बहुत उपयोगी होगा, उसको देख करके आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आने हैं। आपको हमारी क्लासें पढ़नी हो विस्तार से तो आप अभी टॉप 50 स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से और वहाँ पर जाकर के आप हमारे क्लासें भी वहाँ पर उपलब्ध हैं, कोर्स उपलब्ध हैं, उन पर जाकर के आप शिक्षण विधियाँ पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और इस आइकन के साथ हमारा ऐप दिखेगा तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स खोल लीजिए, उत्तर बताने के लिए तैयार रहिए। पहला प्रश्न है, इकाई पाठ्य योजना के प्रवर्तक हैं। इकाई पाठ्य योजना के प्रवर्तक आपसे पूछा है, कम समय में दूंगा, फटाफट आपको कमेंट में उत्तर जरूर बताना है। इससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि कितना आप पे बन रहा है और कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। ये चूँकि क्वेश्चन आंसर हैं इसलिए उसी टाइप से अपन पढ़ेंगे, ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं होगी। आपको हमारी पेडागोजी की कक्षाएं पढ़नी हो तो आप हमारे ऐप पर जा कर के पढ़ सकते हैं। तो अब आपको बता दें कि इकाई पाठ्य योजना के जनक कौन है? मॉरिसन। कौन है? मॉरिसन। इन्होंने इकाई पाठ्य योजना बनाई। और देखें, हार्वर्ड की पंचपदी पाठ्य योजना उपागम में कितने सोपान या पद हैं? क्या कह रहे हैं? हार्वर्ड की जो पंचपदी जो पाठ्य योजना उपागम है उसमें कितने सोपान या पद हैं? अब नाम यहाँ पर क्या है? पंचपदी। कई प्रश्नों के उत्तर तो प्रश्नों में ही छुपे रहते हैं, अब आपको पहचानने की ज़रूरत होती है। अब नाम ही जब इसका पंचपदी पाठ्य योजना है तो इसमें कितने पद होंगे? 5 होंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5। एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों आपको दे दें कि आपकी संपूर्ण तैयारी के लिए हम लेकर के आ गए हैं हिंदी प्लस संस्कृत का संपूर्ण कोर्स, जिसमें आपको देखें बता दें क्या मिलेगी। दोनों सब्जेक्ट की व्याकरण मिलेगी पूरी जितनी पूछी जाती है, आपठित गद्यांश पद्यांश मिलेंगे। साथ में आपको मिलेंगे पेडागोजी, इसी के साथ कोर्स में ही पूरी पेडागोजी दोनों सब्जेक्ट की। साथ में आपको फ्री मिल रहे हैं अभी ऑफर के तहत टेस्ट, इतना सब कुछ। इसके साथ आपको लाइव क्लासें मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो, मॉडल टेस्ट पेपर, अभ्यास प्रश्न पत्र, तो पीडीएफ नोट्स भी आपको अलग से चार्ज नहीं देना है, फ्री मिल रहे हैं। टॉप 50 स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है और केवल 399 रुपये लिमिटेड ऑफर है। तो इसी में आपका हिंदी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, संस्कृत पूरा कंप्लीट हो जाएगा, टेट एग्जाम की संपूर्ण तैयारी आपकी हो जाएगी। कुछ आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 सब्जेक्ट का आपके 60 में से 60 नंबर के लक्ष्य लेकर भी आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। देर नहीं करना, ऐप को डाउनलोड करें। और दोस्तों आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं नंबर दे रहा हूँ 9691899172। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरा निवेदन होगा कि व्हाट्सएप मैसेज करें जिससे कि हम आपके रिप्लाई वहाँ पर कर देंगे। या सबसे बेस्ट तरीका आपको हमसे डायरेक्ट बात करनी है तो ऐप को डाउनलोड करें, चैट ऑप्शन में जाएं और आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो इस कोर्स को ज़रूर ले सकते हैं, आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। बाकी कक्षाएं आप विस्तार से वहाँ पर मिलेंगी, यहाँ क्वेश्चन आंसर पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। देखें, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक है। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक कौन है? तो आपको बता दें कि मूल्यांकन उपागम के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो BS ब्लूम, ठीक है ना। BS ब्लूम, इनका नाम याद रखना। और देखें, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। ये क्वेश्चन वेरी IMP मैंने कई बार देखा। तो देखें, विश्वसनीयता तो होती है, बिल्कुल सही, ये वैधता भी होती है, ये भी ठीक है ना। वस्तुनिष्ठता तो होती है। अब यहाँ पर देखें कैसे कंफ्यूज करते, एक ही उत्तर होता है या कई उत्तर? तो दोस्तों इसके कई उत्तर होंगे, क्योंकि वैधता तो होगी, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। और भी चीज़ें हमने आपको पढ़ाई हैं, जो हमारे कोर्स वाले बच्चे पढ़ रहे हैं जिनने लिया है,
उन्हें पता है कि मैंने टोटल 5 चीज़ें बताई थी, ठीक है, तो बाकी चीज़ें भी होती, इसलिए इसके कई उत्तर होंगे, ठीक हो जाएगा। अगला देखें, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। व्याकरण शिक्षण की मैं चाहूँगा रेगुलर पढ़ने वाले गलती ना करें, ऐप वाले, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से शायद पहली क्लास में व्याकरण शिक्षण की विधि आपको पढ़ाई है। अब इसमें बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए, जल्दी से बता दें। हाँ बिल्कुल, प्राचीन विधियाँ और नवीन विधियाँ जो दोनों पढ़ाई थी उसमें से व्याकरण शिक्षण की बता दीजिएगा। बिल्कुल सही, व्यास विधि जो है व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है, ये तो गणित शिक्षण में आएगी। बाकी सूत्र विधि है, आगमन निगमन तो है ही बहुत जरूरी, और समवाय विधि जो सबसे अच्छी मानी जाती है ये भी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। और देखें, रचना, कहानी, पद आदि की शिक्षा देने के साथ ही प्रसंग व अवसरानुकूल मतलब अवसर के अनुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, यह विधि है। मैं आपको बता दूं कि मैं ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं बता रहा हूं, उसके लिए आप कक्षाएं देखें। बाकी अभी प्रश्नोत्तर केवल चर्चा करनी है, प्रश्न कैसे आएंगे एक आइडिया आपको लगे, ठीक है। तो हिंदी शिक्षण के अंतर्गत पूछा है कि रचना, कहानी, पद आदि की शिक्षा देने के साथ साथ ही प्रसंग व अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा, मतलब रचना, कहानी, पद आदि तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ यदि कहीं प्रसंग आ गया तो व्याकरण की भी शिक्षा साथ में दे देते हैं। तो ये किस विधि के अंतर्गत आता है कि ऐसा किया जाता है? तो अभी हमने ऊपर बताया भी था कि अच्छी विधि मानी जाती है समवाय विधि, ठीक है ना। समवाय विधि के अंतर्गत आता है कि इनको भी समाहित कर लेते हैं। अगला देखें, पाठ्य योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है। जब पाठ्य योजना निर्माण होती है सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिलता है? दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, जुड़ने के लिए बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, तभी आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ गए हैं तो उसके पहले भी मैं कोशिश करता हूं क्लास के पहले इसकी लिंक टेलीग्राम में दे दूं, जिससे आपको वहां से मिल जाए, यहाँ से ना मिले। तो टॉप 50 स्टडी ऐप, टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल, टॉप 50 स्टडी टेलीग्राम, तीनों जगह आप जुड़ जाएं, आपको कक्षाएं मिलती रहेंगी। तो पाठ्य योजना में का निर्माण, देखो अपनी जो शिक्षा पद्धति है वह बाल केंद्रित है, ठीक है ना। तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति, इस बात को हमेशा याद रखना है। और पाठ्य योजना का निर्माण करता कौन है? शिक्षक। किसको ध्यान में रख करके? बच्चों को। लेकिन इसका लाभ यदि पूछ लिया जाएगा तो आपको बच्चों को नहीं लगाना है, इसका लाभ किसको होगा? शिक्षक को, क्योंकि वो पहले से पाठ की योजना बना करके रखेगा तो बच्चों के सामने अच्छे से प्रस्तुत कर पाएगा, ठीक है ना। इसलिए शिक्षक को होगा, कंफ्यूज नहीं होना। शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है। किसकी व्यवस्था की जाती है? शिक्षण कौशलों के विकास के लिए किसकी व्यवस्था की जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फटाक से वीडियो को लाइक तुरंत एक बार कर दो, जल्दी से लाइक मार दें। और हम आपको बता देते हैं कि शिक्षण के जो कौशल बताए गए हैं, कितने बताए गए हैं? टोटल 4। सबको पता होगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 कौशल हैं। और इसके लिए सूक्ष्म शिक्षण की व्यवस्था की गई है। वाचिक अभिनय में किया जाता है। वाचिक अभिनय में क्या होता है? ये हमने आपको विधि पढ़ाई थी, ठीक है ना। नाटक शिक्षण के अंतर्गत ये विधि पढ़ाई थी, इसका आपको पता होना चाहिए। तो उसमें अलग अलग बताए थे। एक में क्या होता था, जैसे कि विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद करना, कि 3-4 बालकों को उठा लिया, मान लो पांडवों का पाठ पढ़ा रहे, किसी को अर्जुन बना दिया, किसी को भीम, किसी को युधिष्ठिर, और उनके जो वाक्य हैं अलग अलग अपने अपने वाक्य उन्होंने बोले। तो ये क्या हो गया? ये बोले हैं तो ये वाचिक अभिनय हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया? वाचिक अभिनय हो गया। याद आ गया होगा। तो विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना ही वाचिक अभिनय है। दोस्तों आप यदि हमारा कोर्स ले लेंगे तो मैं गारंटी से बोलता हूं कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। बस आपको थोड़ा सा मन लगा करके पढ़ना होगा, बाकी जितनी मदद होगी मैं तो करूँगा ही। एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि है। एक समान जो शब्द होते हैं, ठीक है ना, जैसे बोलते हैं शम शम, अब दोनों हैं लेकिन फिर भी अलग हैं, लेकिन एक समान है लेकिन अर्थ उनके अलग अलग हैं। तो एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि कौन सी है? बताइएगा जल्दी से। एक समान शब्दों का उच्चारण जो सिखाती है वह विधि आपको बता दें, ध्वनि साम्य विधि। मतलब वहाँ पर ध्वनियों की समानता है,
तो कौन सी विधि है? ध्वनि साम। ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रखना। मैंने कहा था प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। तो अब है एक समान शब्दों का उच्चारण, मतलब एक समान ध्वनि होगी, शब्दों से ध्वनि से शब्द बनते हैं। ठीक है ना, तो ध्वनि साम विधि के अंतर्गत आ जाएगा। और देखें, बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी IMP। बालक को किस सोपान से पता चलेगा कि उसको पढ़ना क्या है? तो आपको बता दें कि जब भी कोई चीज़ बच्चों को पढ़ाना है तो उसकी एक पूर्व भूमिका बनाई जाती है, उसमें उस भूमिका को तैयार करते हैं और उस भूमिका के अंत में एक प्रश्न छोड़ देते हैं। प्रश्न छोड़ देते हैं जिससे बच्चे को उसका उत्तर करने के लिए पाठ पढ़ते हैं। उस भूमिका को कहते हैं, आपको बता दें, प्रस्तावना। और प्रस्तावना का जो अंतिम जो वाक्य होगा वह प्रश्नवाचक होता है। इस बात को भी याद रखना, कई बार पूछा जाता है कि अंतिम प्रश्नवाचक वाक्य किस चीज़ का होता है, तो प्रस्तावना का। प्रश्नवाचक छोड़ा, फिर आगे अब उसके उत्तर में पूरे उसको आगे पढ़ेंगे, तो प्रस्तावना है। ठीक है ना, इसी सोपान से उसको पता चलता है कि क्या पढ़ना है। इसमें रूपरेखा बता देते कि इसको ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। निम्न में ऐसे भाषा का आधारभूत कौशल नहीं है। भाषा का आधारभूत कौशल कौन सा नहीं है? तो भाषा के 4 कौशल हमने बताए थे, सुनना है, बोलना है, पढ़ना है, और अगला लिखा है विचार करना। तो ये नहीं है, यहाँ पर लिखना होना चाहिए था। ठीक है, तो विचार करना नहीं है। अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, हरवट की पंचपदी का पद नहीं है। हरवट ने जो पंचपदी पाठनोदना दी उसका पद नहीं है। क्या नहीं है पंचपदी का? तो आपको बता दें कि प्रस्तावना तो है ही, वेरी वेरी IMP है। प्रस्तुतिकरण भी है, प्रस्तावना हो रहा है, प्रस्तुतिकरण है, मुख्य पद होते हैं। ठीक है ना, योजना के। पुनरावृत्ति ये नहीं है, अच्छी चीज़ थोड़ी ना है पुनरावृत्ति, बार बार आवृत्ति करने से कोई प्रयोजन नहीं, पुनरावृत्ति नहीं होगा, तुलना तो है। और देखें, कविता शिक्षण की विधि नहीं है। कविता शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है, बता दीजिएगा इनमें से। तो जब कविता शिक्षण करते हैं तो बड़े आनंद के साथ रस लेते हुए पढ़ते हैं, बिल्कुल रसास्वादन विधि है। कोई भी कविता पढ़ी आपको, उसमें भी रहता है पद रहता है, तो फिर उसकी क्या होती है? व्याख्या होती है। होती है कि नहीं, अर्थ वगैरह, तो व्याख्या विधि भी है। ये 2 तो हैं। यहाँ पूछा नहीं है, ये याद रखना, नहीं पूछा। फिर इसके बाद गीताभिनय विधि, गीत रूप में गा करके अभिनय होता है, ये भी विधि है। अनुकरण विधि नहीं है। ठीक है ना, हाँ, पद्य शिक्षण के अंतर्गत अनुकरण विधि नहीं आएगी, गद्य शिक्षण के अंतर्गत लेकिन ही आ जाएगी यदि पूछ ले तो कभी, याद रखना। भाषा संसर्ग विधि उपयोगी है। सारी विधियां हम कोर्स में पढ़ा चुके हैं, इसलिए लेने वाले तो गलती करना ही नहीं, स्टूडेंट और नए पढ़ रहे हैं वो अभ्यास करें तो आएगा। ठीक है ना, तो भाषा संसर्ग विधि उपयोगी किसके लिए है? भाषा संसर्ग जो विधि उपयोगी होती है, आपको बता दें कि पद्य शिक्षण में नहीं, गद्य में भी नहीं, व्याकरण में, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो भाषा संसर्ग विधि उपयोगी कहाँ पर है? व्याकरण शिक्षण में है। 15 प्रश्न हो गए हिंदी के, हिंदी पेडागोजी। अब हम बात करते हैं संस्कृत शिक्षण के, संस्कृत पेडागोजी के 15 प्रश्न, क्योंकि 15 ही पूछे जाते हैं, आपको बता दें। ठीक है ना, 15 में से तो गद्य पद्य पूछ लेगा, उसके अंतर्गत व्याकरण पूछ लेगा, या व्याकरण ही कई बार पूछ लेते हैं। और 15 प्रश्न पूछते हैं पेडागोजी से, कहीं कहीं 10 प्रश्न भी पूछ लेते, बाकी 15 पूछे जाते हैं, इसलिए उस हिसाब से आप तैयारी करके रखें। तो अब 15 प्रश्न हम बात कर रहे हैं संस्कृत पेडागोजी, संस्कृत शिक्षण के। देखें, संस्कृत शिक्षणे प्रथम भाषा कौशलानिम अस्ति, मतलब संस्कृत शिक्षण में प्रथम भाषा कौशल है। हम हिंदी में बताते जाएंगे, आपको ऐसी लगेगी संस्कृत हिंदी इतने सरल तरीके से बताएंगे, आप चिंता मत करें। तो संस्कृत शिक्षण में प्रथम भाषा कौशल पहले ही आपको बताया था। सबसे पहले क्या, कोई बच्चा होता है मान लो, तो वो क्या करना प्रारंभ करता है? सुनना। बोलने तो लगता नहीं, पहले वो सुनता है जब सबसे छोटा होता है। तो पहला है श्रवणम, मतलब सुनना। फिर इसके बाद वो क्या, बोलना शुरू करता है, छोटे छोटे माँ व इस प्रकार से कुछ भी बोलता है, तो क्या हो गया? भाषणम दूसरा। फिर उसके बाद जब स्कूल जाता है तो उसको शब्द दिखा दिखा करके अक्षर से पढ़ाया जाता है, लिखाया नहीं जाता, पढ़ाया जाता, मौखिक तो होता है पठनम।
फिर उसके बाद उसको लिखने की वो आती है, जब और ऊंची कक्षा में जाता है तो लेखना में इस प्रकार से होता है। आगे के प्रश्नों पर चर्चा करें उसके पहले यदि कोई ना सुन पाया है तो हम आपको बता दें कि आपको पूरा कोर्स हम दे रहे हैं, जिसमें हिंदी और संस्कृत दोनों सब्जेक्ट, भाषा 1 भाषा 2 में भी आपने चुने हुए हैं, जहाँ पर भी हिंदी और संस्कृत आपने लिए हैं तो आपको संपूर्ण कोर्स, मतलब उसमें व्याकरण भी रहेगा, कवि परिचय रचनाएं भी रहेंगी, साथ में आपको बता दें कि पूरा का पूरा पेडागोजी रहेगी, कुछ भी नहीं छूटेगा पेडागोजी का। साथ में टेस्ट भी फ्री हैं, टेस्ट सीरीज अलग से लेने की ज़रूरत है नहीं। साथ में लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, मॉडल टेस्ट पेपर, अभ्यास प्रश्न पत्र, जैसे अभी अपन जो प्रश्न पढ़ रहे हैं वो अभ्यास प्रश्न हैं तो ऐसे प्रश्न भी मिलेंगे। और सभी के PDF नोट्स आपको फ्री मिलेंगे, अलग से चार्ज नहीं देना है नोट्स के लिए, केवल 399 रुपये। सब कुछ हमारे ऐप पर उपलब्ध होगा, ठीक है, इसलिए आप चिंता मत करें, तुरंत ऐप को डाउनलोड कर लें। टॉप 50 स्टडी ऐप को ना किया हो, कर लिया हो तो स्टोर में जा कर के आप परचेज कर लें। कोई दिक्कत आए तो मैंने अपना नंबर दे दिया है कोर्स के लिए 9691899172, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। संस्कृत शिक्षण प्रमुख उद्देश्यम अस्ति, संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, बता दीजिए संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो आपको बता दें कि रचनात्मकता तो है, सृजनात्मकम सृजनात्मकता भी है, ज्ञानात्मकम ज्ञानाजा ये भी है, तो सर्वाणी मतलब सभी, तो ये सभी हो जाएगा। फटाफट कमेंट करते जाएं, लाइक जरूर कर लें वीडियो को। राष्ट्रीय शिक्षा नीतो प्रधानतः, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रधानता है किसकी है, धार्मिक कक्षा की, प्रविधि कक्षा की, व्यवसाय शिक्षण की या सैद्धांतिक शिक्षा की, किस चीज़ की है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। पढ़ लेना राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अच्छे से विस्तार से, 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आपको बता दें सैद्धांतिक शिक्षा या सैद्धांतिक शिक्षा के लिए प्रधानता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, सैद्धांतिक शिक्षा की प्रधानता है। संस्कृत व्याकरण शिक्षणस्य रीति विद्यते, संस्कृत व्याकरण शिक्षण की रीति या विधि एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। संस्कृत व्याकरण शिक्षण की रीति या विधि है, कौन सी है जल्दी से बता दें। कई बार तो मैंने देखा संस्कृत में लोगों को क्यों दिक्कत आती है, क्योंकि वो प्रश्न को ही नहीं समझ पाते, उत्तर उन पर बनता है, उनने वो चीज़ पढ़ी है लेकिन आपको प्रश्न समझ में नहीं आता। तो हम ऐसे आपके अभ्यास कराएंगे जिसमें संस्कृत में क्वेश्चन रहेंगे लेकिन मैं उसका हिंदी में इतने बता दूंगा, इतना अभ्यास करा दूंगा कि आप पेपर में समझ जाएंगे कि यहाँ पूछा क्या गया है, गलती नहीं होगी। यदि आपको संस्कृत नहीं पढ़ी है तो चिंता नहीं करें, संस्कृत विषय चुन रहे हैं चुनें, कोर्स में से पढ़ाई करें अच्छे से, डरने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश से ज़्यादा अपन हिंदी और संस्कृत जानते हैं वैसे ही, क्योंकि अपनी मूल भाषाएं हैं। तो अब बात है यहाँ पर हम कर रहे थे कि संस्कृत व्याकरण शिक्षण की विधि है, वो आपको बताना है। तो आपको बता दें व्याकरण शिक्षण की विधि यहाँ पर आगमन विधि है, ठीक है ना। आगमन निगमन दोनों एक साथ दे दी, दोनों हैं। बस इतना होता है कि आगमन में जो है ना पहले उदाहरण आता है, फिर नियम आता है, और निगमन में पहले नियम आता है बाद में उदाहरण आता है। याद कैसे रखेंगे, नी से निगमन, नी से नियम, तो निगमन विधि में नी मतलब नियम पहले आता है, ठीक है ना। आगमन में पहले उदाहरण का आगमन हो जाता है, ऐसे याद रख लेना। मांटेसरी विधि विधे प्रयोगो भवति, जो मांटेसरी विधि है उसका प्रयोग भवति मतलब होता है, कहाँ पर होता है, किस में होता है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। मांटेसरी विधि का प्रयोग, जल्दी से कमेंट करें, कम समय ज़्यादा प्रश्न पढ़ना है, ऐसा नहीं कि 1.5 घंटे पढ़ाई की और 20 ही क्वेश्चन पढ़ पाए तो क्या मतलब। इसलिए मेरा निवेदन होगा कि अभ्यास है तो अभ्यास की तरह करें, विस्तार से कक्षाएं हैं तो विस्तार से पढ़ेंगे। तो आपको बता दें कि लेखन शिक्षण इसका उत्तर हो जाएगा। मांटेसरी विधि का प्रयोग होता है लेखन शिक्षण में, याद रखिएगा। भाषाधिगमस्य अवयवा कति, भाषा अधिगम के अवयव कितने हैं। भाषा अधिगम के अवयव जल्दी से बता दें। हाँ बिल्कुल सही, भाषा अधिगम के 4 अवयव हैं। मैं चाहूँगा कमेंट में नाम बताएं और ये प्रश्न बनना चाहिए उत्तर। कौन कौन से हैं आप नाम बताइएगा कमेंट में, बाकी आगे पढ़ते हैं। व्याकरण शिक्षणस्य सूत्र विधे अपरम नाम किम, मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि व्याकरण शिक्षण
ठीक है ना, कि सूत्र विधि का अपर नाम क्या है। व्याकरण शिक्षण की जो सूत्र विधि है उसका अपर मतलब दूसरा नाम क्या है। तो अब देखें यहाँ पर आ जाएगा व्याकरण शिक्षण विधि का अपर नाम क्या है। मैंने बोला था आपको पढ़ाते समय कि हर विधि का आपको अपर नाम याद रखना है, जिन जिन के अपर नाम है, क्योंकि पूछ लेते हैं। तो व्याकरण शिक्षण विधि का अपर नाम आपको बताया है। व्याकरण को क्या किया जाता है, सूत्रों को कंठस्थ याद किया जाता है, तो कंठस्थीकरण विधि। व्याकरण शिक्षण विधि को क्या कहते हैं, कंठस्थीकरण विधि भी कहते हैं। ठीक है ना। हाँ, गद्य शिक्षण विधि नास्ति, गद्य शिक्षण की विधि नहीं है। गद्य शिक्षण की विधि नहीं है। कौन सी नहीं है, 4 विधि आपके सामने दी हैं, इसमें से आपको बताना है। तो अर्थ कथन विधि, अर्थ का कथन तो गद्य शिक्षण में किया ही जाता है। ठीक है ना। प्रश्नोत्तर भी होते हैं गद्य में, अभिनय भी होता है, जो संवाद आ जाते हैं, अभी अपन ऊपर ही चर्चा की थी। दंडान्वय विधि नहीं है। ठीक है ना, दंडान्वय खंडान्वय हम आपको पढ़ा चुके हैं दोनों विधि। तो ये गद्य शिक्षण की विधियां नहीं हैं। दंडान्वय विधि, अर्थ कथन विधि और प्रश्नोत्तर विधि, अभिनय विधि, ये तो हैं। ठीक है, तो अभ्यास प्रश्न है, उनको ऐसे ही पढ़ें। संस्कृत शिक्षणे प्रत्यक्ष विधि प्रयोग का कृतवान, मतलब संस्कृत शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कहा कृतवान, किसने किया, किसके द्वारा किया गया, बता दीजिए। संस्कृत शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। हाँ, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, प्रोफेसर बीपी बोकिल महोदय द्वारा। ठीक है ना, बीपी बोकिल महोदय द्वारा क्या किया गया, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया गया। देखें, पंचपदी विधि कस्य सिद्धांता नामाधारण प्रस्तुतः। हाँ, तो पंचपदी जो विधि है उसके सिद्धांत का नाम धारण कौन प्रस्तुत करता है, उसके जल्दी से बता दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल सही। इन दो में से उत्तर तो नहीं है, और देखते हैं। हाँ, ये आ गए, हर्बर्ट। ठीक है ना, हर्बर्ट के द्वारा। विन्यास प्रेरण कौशलस्य अपर नाम किम। अब ये दूसरे तरीके से पूछ लिया, वहां पर विधि दे दी, अपर नाम पूछा। अब यहाँ पर दे दिया कि विन्यास प्रेरण कौशलस्य अपर नाम किम। विन्यास प्रेरण कौशल का अपर नाम क्या है, यहाँ पर जल्दी से बता दें। विन्यास प्रेषण कौशल का अपर नाम, तो आपको बता दें कि विन्यास, याद रखना ऐसे प्रश्न आ जाएंगे। ये है प्रस्तावनात्मक कौशल का। ठीक है, विन्यास प्रेरण कौशल कह लो चाहे प्रस्तावनात्मक कौशल कह लो, एक ही बात हो जाएगी यहाँ पर। कक्षा शिक्षणस्य प्राण तत्वम अस्ति, वेरी वेरी IMP प्रश्न है दोस्तों। लाइक जरूर कर दें, लाइक और शेयर जरूर करना है, अपने दोस्तों को बताएं जिनको संस्कृत पढ़नी है, संस्कृत की शिक्षण विधियां पढ़नी है, हिंदी की शिक्षण विधियां पढ़नी है, ग्रामर सरल भाषा में ट्रिक के साथ पढ़नी है। दोस्तों बहुत सारी ट्रिकों के साथ हमने संस्कृत और आपको इसमें पढ़ाई है कोर्स में, इसलिए ट्रिकी वीडियो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, देखिएगा ऐप में जा करके। कक्षा शिक्षण प्राण तत्वम किम, कक्षा शिक्षण का प्राण तत्व क्या है, तो क्या है, लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक प्रश्न जो है प्राण तत्व हैं, इनको करने से व्यक्ति को परफेक्ट मतलब जो है ज्ञान हो जाता है। ठीक है ना, पहले आपने देखा होगा वो एक लाइन के लघुत्रात्मक प्रश्न ज़्यादा आते थे। मौखिक संप्रेषणस्य अपर नाम किम, मौखिक संप्रेषण का अपर नाम क्या है। अब मौखिक संप्रेषण का अपर नाम जल्दी से बता दें। हाँ, मौखिक जो संप्रेषण होता है तो किसका, मौखिक में होता है शब्दों का, तो शाब्दिक संप्रेषणम क्या हो जाएगा, अपर नाम शाब्दिक संप्रेषणम। और देखें, अद्यतनस्य शिक्षाया प्रमुख उद्देश्यम, अद्यतनस्य शिक्षाया प्रमुख उद्देश्यम, जल्दी से बता दीजिएगा। बिल्कुल, वर्तमान में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, सामाजिक नागरिकताया विकास, सामाजिक नागरिकता का विकास। और देखें, संस्कृत काव्य शिक्षणे अधिकम महत्वम वर्तते, संस्कृत
काव्य शिक्षण का अधिक महत्व है, किसमें है? दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जिन्होंने बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया, हो सकता है उनको नोटिफिकेशन ना भी पहुंचे, इसलिए मेरा निवेदन होगा। और वीडियो देखने के लिए आप टॉप 50 स्टडी चैनल पर ऐप पर जाकर के देख सकते हैं। ऐप पर कुछ PDF नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, जैसे इसी की PDF है तो ऐप पर ही मिलेंगी जितनी भी PDF है। मैं अपलोड करता जाता हूँ वीडियो भी, कोर्स के PDF भी, बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। देरी ना करें, नोटिफिकेशन आने का इंतज़ार ना करें, कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जिनका नहीं आया है तुरंत जाके आप तो अपनी टेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कोर्स ले लें और आज से ही तैयारी शुरू कर दें, अभी से बिल्कुल। तो संस्कृत काव्य शिक्षण में अधिक महत्व किस चीज़ का होता है? तो आपको बता दें कि वह अधिक महत्व होता है सस्वर वाचन का। किसका? सस्वर वाचन का काव्य शिक्षण में। भाषा शिक्षणस्य महत्वपूर्णा विशेषता भवेत्। भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता है। दोस्तों अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में ज़रूर वीडियो को शेयर करना, जिनको शिक्षण विधियाँ पढ़नी है उन साथियों के लिए। तो आपको बता दें कि भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता है, सबसे प्रमुख विशेषता आपको बता दें भाषा शिक्षण के लिए शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो भाषा शिक्षण की बड़ी ही महत्वपूर्ण विशेषता है। तो और दोस्तों कोर्स तो मैंने बता दिया कि हिंदी संस्कृत का 399 का। किसी को टेस्ट देने हो संस्कृत की, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें आप दुनिया में संस्कृत के लिए, आपको एक हम ऐसी टेस्ट सीरीज लाए हैं केवल 129 रुपये में, जिसमें 2500 प्लस क्वेश्चन हर चैप्टर के हैं। संस्कृत व्याकरण भी है, साहित्य भी है, काव्य शास्त्र भी है, भाषा विज्ञान भी है। तो वह टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। और आप कोर्स यदि टेट वाले ले रहे हैं 399 हिंदी संस्कृत का शिक्षण विधियों का, तो उसके साथ टेस्ट आपको फ्री मिल जाते हैं। फिर अलग से इस टेस्ट सीरीज को लेने की ज़रूरत नहीं। जो कोर्स नहीं ले पा रहे हैं, टेस्ट जिन्हें देना है तो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे, कुछ और शिक्षण विधियाँ आपके लिए लाएंगे और ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे। आप जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए और इस बार ज़रूर आप सफलता प्राप्त करेंगे। मिलते हैं, जय हिंद।